like, share and subscribe the channel. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम लोग इस लेक्चर में सीखने चल रहे हैं कि फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ा जाता है। टीचिंग में मैंने कई बार ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं सब्जेक्ट में, फिर भी उनकी वो स्कोरिंग नहीं आ रही है, वो कंपटीशन में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखो स्पेशली बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स को, तो उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ा और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने 10th के बाद में बायो को इसीलिए चूज़ किया होता है क्योंकि मैथ्स से वो थोड़ा बचना चाहते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के रूप में मैथ्स उनके सामने आ जाती है, तो वो ये समझ नहीं पाते फिर इसको हम तैयार कैसे करें, और कहीं ना कहीं वो इनका एक वीक पॉइंट छूट जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि फ़िज़िक्स को पढ़ना कैसे है। ये एक आसान सब्जेक्ट है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसे अगर हम प्लान करके पढ़ें तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, ये हमें हमारी रैंक देता है, ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स पर ही आप देखो तो रैंक डिसाइड हो जाती है कि इसमें जिसने स्कोर कर लिया उसकी रैंक अच्छी हो जाती है, तो थोड़ा सा रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट बन जाता है अक्सर एग्ज़ाम्स में। तो आज का लेक्चर इस मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि हम लोग फ़िज़िक्स को पढ़ें कैसे। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट की बात इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्टिकल मोशन वगैरह वगैरह इसकी नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे फ़िज़िक्स को पढ़ना कैसे है, हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को आपको बताते चलेंगे हम लोग, और उसको आप लोग नोट करते जाओ। स्टूडेंट्स, बच्चों, आप लोग एक कॉपी पेन ले करके बैठो, इन पॉइंट्स को जो मैं आपको बताऊंगा उसे आप नोट्स करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके मन से फ़िज़िक्स का डर निकाल देंगे और आपको फ़िज़िक्स में एक बूस्ट देंगे, आपको आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंक में एक बूस्ट देंगे। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये जो एक बहुत पुरानी कहावत है, ये अब भी वैलिड है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम एक ही दिन में इस सब्जेक्ट को तैयार कर लें, हमें अपने आप को समय देना पड़ेगा। हम अपने डेली रूटीन को बनाएं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपना एक डेली रूटीन बनाओ, आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, और उसमें जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए समय तय करो, वैसे ही फ़िज़िक्स के लिए भी आप एक स्पेशल टाइम उसमें रखो। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटा इसके लिए रखना चाहिए। अगर आप अभी स्कूल में हो, आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो, 11th के हो, 12th के हो, यानी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा सा कम चलेगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटा इस सब्जेक्ट को देना चाहिए। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा मिरेकल पॉसिबल नहीं है। तो पहला जो मैंने आपको स्टेप बताया, पहला जो कंसेप्ट बताया, वो क्या है कि आप अपने डेली टाइम टेबल को पहले तो बनाओ। मुझे कई ऐसे बच्चे मिलते हैं जो हैं सिंसियर, लेकिन उनकी सिंसियरिटी साइन वेव की तरह वेरी करती है। कभी तो बहुत सिंसियर, कभी कम सिंसियर, और कभी तो बिल्कुल ही सिंसियर नहीं। तो ऐसे नहीं, आप एक स्टडी रेट पे चलो। आपने अपना एक टाइम टेबल बना लिया कि हाँ भाई, मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 3 घंटे, 2-2 घंटे तीनों को मैंने दे दिया। अगर मैं 8 घंटे 9 घंटे पढ़ सकता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 2.5 से 3 घंटे दे दिया। और जो सब्जेक्ट मेरा इन केस मुझे लग रहा है वीक है, ऑब्वियसली मुझे उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो मैंने आपको बच्चों पहला टिप क्या बताया कि आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है, और एक एक स्टेप करके बढ़ते चलो, मंजिल नज़दीक आ जाती है। कितनी भी दूरी हो, अगर हम एक एक कदम चलें तो हम उस दूरी को तय कर लेते हैं। कितनी भी बड़ी इमारत हो, बिल्डिंग हो, महल हो, वो एक एक ईंट रखते हुए तैयार हो जाता है। हम अगर सोचें कि रातों रात तैयार हो जाए, आज ही तैयार हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कोई ऐसा मिरेकल रूल नहीं है इसका, कोई ऐसा मैजिक रूल नहीं है स्टूडेंट्स इसका। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आप अपना एक आज की तारीख में अभी से आप एक अपना रूटीन बनाओ और उस रूटीन को फॉलो करो। ठीक, तो कम से कम 2 से 3 घंटा फॉर आईटी एंड नीट, एंड अगर वो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा कम चल सकता है, लेकिन आप जितना आप ज़्यादा इधर कवर करते हो उतना ही आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए आपको उसकी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाओ।
नेक्स्ट है, देखो फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। फिजिक्स इस मामले में थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट से अलग हो जाता है कि ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसे समझो, इसे रटो मत। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझो और इसको थोड़ा सा अगर तुम अपना इमेजिनेशन यूज़ करो बच्चों, थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज़ करो, थोड़ा उसको अपने आसपास के डेली लाइफ से आप उसको रिलेट करो, तो आपको ये और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ये आपको और आसान लगने लगेगा। आपने बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, अब इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे? बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है, उसकी वेलोसिटी घट रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे गई, फिर बॉल वापस आ गई। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, तो भी वो इतना तो कहेगा ही कि हाँ बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आएगी उसके बाद में, जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएगी उसके बाद में। तो थोड़ा सा उसको हम अपने डेली लाइफ से रिलेट भी करें और थोड़ा हम अपना इमेजिनेशन भी यूज़ कर सकें। हमने बॉल को फेंका है तो बॉल ऊपर गई, नीचे लौट के आई। कोई दरवाज़ा है, वो लीनियर मोशन का एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने। कोई दरवाज़ा है, चलो रोटेशनल मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं। दरवाज़ा है, वो अपने हिंज के अबाउट, कब्जे के अबाउट वो रोटेटरी मोशन करता है। तो थोड़ा सा अगर आप उस पर अपना दिमाग बैठाओगे, अच्छा मेरे घर का दरवाज़ा, खिड़की, वो खुलता है, बंद होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, तो आपके लिए टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बड़ा अजूबा नहीं रह जाएगा, इतना बड़ा कोई नाइटमेयर नहीं रह जाएगा कि डर गए उससे, अरे क्या होता है। आप थोड़ा सा उसको उससे बस रिलेट करने की ज़रूरत है। सिंपल पेंडुलम जैसे आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि आपने एक धागे से किसी पत्थर को बांधा है, बॉल को बांधा है और वो ऑक्सीलेट कर रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और फिर वहाँ से लौट के आएगा। जब वो लौट के आ रहा होगा तो उसकी स्पीड इस जगह पर, यानी जो जहाँ पे लटका देते छोड़ देते, इसको वहाँ मीन पोजीशन बोलते हैं, वहाँ पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। फिर वो आगे जाएगा, फिर लौट के आएगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर हम अपना यूज़ करें तो हम ये देखते हैं कि ये आसान बन जाता है। तो हमें चीज़ों को रटना नहीं पड़ता, सबसे पहले तो हम समझने लगते हैं। और फिज़िक्स कंसेप्ट का सब्जेक्ट है, इसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता है कहाँ पे कौन सा हम फार्मूला बैठाएंगे, कहाँ पे वो फार्मूला वैलिड होगा, कहाँ पे नहीं होगा। हम उस चीज़ों को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो एक नया चैलेंज लेके आता है, तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम ये जानते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ चलेगा और कहाँ नहीं चलेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन यूज़ करें, हम उसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें। हमने धागे से अपने उंगली पर में धागे को लपेट रखा है, हमने एक पत्थर बांध रखा है, हम उसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो हमारी उंगली पर उस धागे का दबाव किस जगह पर मैक्सिमम पड़ेगा, जब वो पत्थर नीचे से गुजर रहा होगा या जब वो ऊपर जा रहा होगा। थोड़ा सा हम उसको बस अपने डेली लाइफ से रिलेट करें तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको सेकंड टिप क्या बताया, एक एक टिप आप नोट करते जाओ। ये लेक्चर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। मैंने ये देखा है टीचिंग कैरियर में, अपने बहुत सारे बच्चे अब तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आईआईटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, कई तो अपना कोर्सेज कंप्लीट करके जॉब्स में हैं। मैंने देखा है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, बच्चे यही नहीं समझ पाते कि फ़िज़िक्स को पढ़ें कैसे, क्योंकि इसकी जो सोच है थोड़ी सी अलग हो जाती है मैथ से, केमिस्ट्री से, बायो से। ठीक है, तो अगर हम इसको समझ जाएं कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, तो ये बहुत आसान है। इसमें एक तो रिवीजन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर आपने समझ लिया कि हाँ भाई धागे में टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर लगता है, तो फिर आप अगर उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं भी कर रहे हो, 6 महीने, साल भर बाद, इवन 5 साल बाद भी आपसे कोई पूछ लेगा तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा धागे का टेंशन तो ऑब्जेक्ट से दूर लगता था। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे, जो उसको सेंटर की तरफ खींचे। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर याद रहती हैं, आपको इसको बहुत ज़्यादा ऐसा बार बार रिवाइज करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंसेप्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, कंसेप्ट फॉर्मूले तो आपको बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं, कंसेप्ट आपको फिर याद रहता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा स्टूडेंट्स, क्या सीखा बच्चों, हम कंसेप्ट्स को सीखें, हम उसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें, हम उसमें थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज़ करें। सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट एक एक करके लिखते चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहते हैं। सर, जैसे मुझसे पूछते हैं, सर इसमें सर ये वाला मेथड लगा दें क्या, सर ऐसे कर दें क्या, सर जल्दी आंसर आ जाए किसी तरह से। कई जगह पे सही भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर उनका आंसर सही आ भी जाता है। लेकिन कंपटीशन में क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं कि कभी आंसर सही आए कभी गलत आए? वहाँ कंपटीशन में, आईआईटी में, नीट में, जहाँ एक एक नंबर के लिए फ़ाइट होती है, जहाँ एक एक नंबर पे कई 100 बच्चे आ जाते हैं, तो क्या वहाँ हम ये रिस्क ले सकते हैं? जहाँ हमारा पूरा कैरियर दांव पे लगा है, क्या वहाँ हम ये रिस्क ले सकते हैं? नहीं। शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो।
एक बार फिर से तुम कंसेप्ट्स को सीखो। जब तुम कंसेप्ट को सीख लेते हो तो फिर शॉर्टकट्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं। शॉर्टकट्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं, उसके लिए तुम्हें अलग से कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन शॉर्टकट सीख लोगे और कंसेप्ट नहीं आता तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ तुक्का लगाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तुक्का कभी सही तो कभी गलत। लेकिन जब बात हो रही हो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की, जब बात हो रही है पूरे कैरियर के स्टेक पर लगे होने की, तो वहाँ तुक्का लगाने का कोई सेंस स्टूडेंट्स नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट्स को सीखो और शॉर्टकट्स अपने आप तुम्हें डेवलप होने लगेंगे। जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुमको अपने आप शॉर्टकट समझ आ जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे जब किसी बच्चे को जब साइकिल चलाना सिखाया जाता है, या थोड़ा सा अपनी मेमोरी में पीछे जाओ, जब तुमने साइकिल चलाना सीखा होगा तो शुरुआत में तुम्हें डर लगा होगा कि भाई हम साइकिल में बैठेंगे, इधर न गिर जाएं, उधर न गिरें, कभी पैर में चोट, कभी इस पैर में चोट, कभी जो सिखा रहा है उसी पे गिरे पड़े हुआ है। तो इसमें बच्चे को पहले डर लगता है, तो जो सिखा रहा होता है वो उसको थोड़ा मोटिवेट करता है कि नहीं नहीं आप करो, इसको ऐसे कर लो, हैंडल पकड़ो, ये पैडल है, थोड़ा बैलेंस बनाओ। और जहाँ उसका वो डर एक बार निकल जाता है, बच्चे का डर जब निकल जाता है तो स्पीड में चलाना साइकिल को वो अपने आप सीख लेता है। भीड़ में चलाना वो अपने आप सीख लेता है। ठीक, तो वो उसको फिर किसी को सिखाना नहीं पड़ता। तो आपको बिल्कुल वही चीज़, वही कंसेप्ट अप्लाई करना है बच्चों सब्जेक्ट पर, फिज़िक्स पर। आपने एक बार कंसेप्ट्स को सीख लिया, आपने उस पर प्रैक्टिस कर ली, तो शॉर्टकट्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं। आपको पता है इस सिचुएशन में क्या करना है। अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे या ये कंसेप्ट लगाएंगे, या इसी का ठीक उल्टा कि हम इसमें ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। किसी कंपटीशन में ये भी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस क्वेश्चन पे कौन सा स्टेप लेना है। ऐसा नहीं कि हमने एक क्वेश्चन किया और उसमें हमने 4 क्वेश्चन का समय ख़राब कर दिया। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी नीट के जस्ट पहले कि बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं उससे रिलेटेड, उसमें मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया था। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जल्दी करना है और एक्यूरेटली करना है, तो ये बातें भी उतनी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो हम क्वेश्चन पे कोई शॉर्टकट्स ना अप्लाई करें। एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस करने से हमें खुद ही हमारे अंदर ये डेवलप आ जाएगी, हो जाएगी कि हम इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं, कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा फार्मूला ना लगाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको अगला स्टेप क्या मिला फिजिक्स में? अगला टिप क्या मिला? कोई शॉर्टकट नहीं। आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, आप उसको अच्छे से समझो, आप उसमें कोई शॉर्टकट मत लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्टकट इंपॉर्टेंट नहीं होते। यस, एग्जामिनेशंस में शॉर्टकट्स का बहुत रोल है, लेकिन सिर्फ शॉर्टकट्स के दम पर हम उतने मार्क्स नहीं ला सकते जो हमारे सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा हमारा। हमने कंसेप्ट्स को सीखा हुआ है तो उनका इस्तेमाल करके हम शॉर्टकट्स अपने आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो बन जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि साइकिल एक बार चलाना आ गया, एक बार बैलेंस बनाना आ गया, तो उसके बाद कहीं गड्ढा पड़ा तो उससे कैसे बचना है, सड़क टूटी है तो कैसे बचना है, सामने ट्रैफिक है तो कैसे बचना है, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। वो करते करते अपने आप आ जाएगा, उसका कोई फिक्स रूल नहीं है और उसे कोई टीचर किसी को सिखा भी नहीं सकता। थोड़ा सा अपनी मेमोरी में जाओ, थोड़ा सा अपनी मेमोरी में जाओ। जब तुमने साइकिल चलाना सीखा तो तुम्हें जिसने भी सिखाया, तुम्हारे पिताजी ने, भैया ने, किसी ने भी सिखाया, तो उसने तुमको सिर्फ बैलेंस बनाना सिखाया। उन्होंने तुमको सिर्फ हैंडल को बैलेंस करना, पैडल कैसे मारना है वो सिखाया। भीड़ में चलाना, अचानक गड्ढा आ गया तो क्या करना है, अचानक कोई नई सिचुएशन सामने आ गई तो क्या करना है, ये तुमने अपने आप सीखा होगा, ये तुमने प्रैक्टिस से ही सीखा होगा। बात समझ आ रही है? तो अगला टिप हम लोगों ने क्या लिया कि हमें कोई शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम कंसेप्ट सीखेंगे, शॉर्टकट अपने आप डेवलप होगा। शॉर्टकट हमें चाहिए, लेकिन हमें वो कंसेप्ट के सपोर्ट के साथ चाहिए, ना कि सिर्फ हमने एक शॉर्टकट सीख रखा है, वो किसी क्वेश्चन में चल रहा है, किसी क्वेश्चन में नहीं चल रहा, तो हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम उसे कहाँ चलाएं, कहाँ ना चलाएं। अगर हमने तुक्का मारा, चल गया तो हमें नंबर मिल गया, अगर गलत हो गया तो नंबर कट गया। इतना बड़ा रिस्क हम अपने कैरियर के साथ में नहीं ले सकते। तो शॉर्टकट कोई नहीं लेना है, हमें कंसेप्ट को सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कई बार स्टूडेंट्स में देखा है कि वो टेक्स्ट बुक्स को अवॉइड करते हैं। टेक्स्ट बुक्स को वो अवॉइड करेंगे, वो सर कोई स्टडी मटेरियल ले लें, क्योंकि काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, कितने सारे बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में भेजा हुआ है, हर साल जाते हैं बच्चे हमारे यहाँ से, ACL एजुकेयर से हर साल बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंसेस क्वालिफाई करते हैं, पहुँचते हैं। तो सर ये कोई स्टडी मटेरियल ले लें क्या, सर कोई कहीं से किसी का नोट्स लेकर के पढ़ लें क्या? ठीक है, वो आप कर सकते हो,
लेकिन वो भी एक फिलर है, वो एक फिलर है, वो एक फिलर है। जैसे कोई मकान होता है तो पहले मकान का जो नींव तैयार होती है, दीवारें तैयार होती हैं, उसके बाद दरवाज़ा खिड़की वगैरह बात की बात है। लेकिन आप पहले पिलर बनाओ, पहले आप दीवार खड़ी करो, पहले आप उसे मजबूत करो। टेक्स्ट बुक वही काम करती है। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो टेक्स्ट बुक से भागते हैं, वो टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ना चाहते। और ये मैंने टारगेट बैचेस यानी 12th के बाद वाले बैचेस, मैंने बैचेस में देखा है। वो इवन जो 11 12 के बच्चे हैं या इवन और जूनियर या टारगेट बैचेस के बच्चे, 12th के बाद वाले बच्चे, उन्होंने देखा है वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। उनसे टेक्स्ट बुक की बात करो तो नहीं सर, वो लिया है उन्होंने बुक्स, लेकिन टेक्स्ट बुक को पढ़ना नहीं चाहते। गलत है, गलत है। टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी चाहिए और आप कोई एक टेक्स्ट बुक चुन लो, जो टेक्स्ट बुक आपको ठीक लगती है, जो आपको, जैसे आप जब जाते हो, आपने कोई किताब की, तो आप किसी किताब की दुकान पे गए, किताबें तो इतनी सारी हैं कि अगर आप किसी किताब की दुकान पे जाओ और जाके बोलो कि मैं नीट की, मैं जेई की मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप मुझे ज़रा फिजिक्स की किताबें दिखा दीजिए, तो वो इतनी सारी किताबें आपको दे देगा, एक तरफ रख देगा किताब वाला कि एक तरफ तराजू में आपको बैठाया जाए और एक तरफ तराजू में उन किताबों को रखा जाए तो उनका वजन ज़्यादा होगा। किताबें तो इतनी ज़्यादा हैं, इतने सारे पब्लिकेशन हैं, इतने सारे राइटर्स हैं कि वो किताबें तो बहुत सारी हैं। तो आप किसी एक बुक को चुनो, किसी एक बुक को, मैं किसी बुक का नाम ले लूँगा, आप किसी एक बुक को चुनो। जब आप किताब लेते हो, टेक्स्ट बुक लेते हो, तो आप एक बार देख लो। अब जैसे कुछ लोग एनसीईआरटी जिनके सिलेबस में है तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लेकिन फिज़िक्स में क्या है कि जो एनसीईआरटी है वो थोड़ा सा कंसाइज करके दिया है, वो कुछ छोटे में दे दिया है। बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी उसमें, लेकिन इतने छोटे में दे दिया है कि जिस स्टूडेंट का अभी बेस तैयार नहीं है उसे नहीं समझ में आता कि कंसेप्ट उसमें हम कैसे सीखें। तो थोड़ा सा हमें किसी ना किसी साइड बुक की ज़रूरत पड़ जाती है कंपटीशन के लिहाज से। तो कोई भी एक बुक आप चुन लो, कोई भी एक बुक चुन लो जो आप जिसको पढ़ने पर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, और कोई एक बुक चुन के अब आप उसको अच्छे से पढ़ डालो, उसको आप अच्छे से पढ़ डालो। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न देखो बच्चों और है कि जैसे आप लोग जब कोचिंग्स में आते हो, हम लोगों के पास आते हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, तो जब हम लोग पढ़ाते हैं क्लासेस में तो मेन कंसेप्ट पर हम लोगों का फोकस ज़्यादा होता है और छोटी छोटी चीज़ें वो अक्सर स्किप हो जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर स्प्रिंग का भी मास लेना है तो उसका फार्मूला हो गया, या जैसे रेजोनेंस में वो जो ओमेगा वाला फार्मूला बन जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही, या जैसे उसमें सिंपल पेंडुलम या उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन्स का जो डिफरेंस होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार टीचर स्किप कर जाते हैं क्योंकि उनका मेन ध्यान है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पर, उनका मेन ध्यान है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर और एंड सो ऑन। और प्लस उन्हें क्योंकि कम टाइम में सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, उसे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस तक लेके जाना है बेसिक लेवल से उठाते हुए, तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। ये किसी भी टीचर के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, वो किसी भी टीचर के साथ होता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ छूटी हुई है तो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो वो छोटा मोटा फार्मूला या कोई चीज़ वो आपके सामने आ जाएगा, वो आप देख लोगे, वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको नोट कर लोगे। तो एक बेनिफिट तो ये होता है। दूसरा, रीडिंग हैबिट बनती है, रीडिंग हैबिट बनती है। आप पढ़ते हो जब तो एक हैबिट बनती है आपकी कि नहीं मैं कुछ चीज़ को मैं पढ़ूँ, मैं उस चीज़ को समझूँ। तो ये आपकी एक उसके साथ साथ में पैरेलल एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो रही है जो कि ज़रूरी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टिप क्या हुआ, साथ साथ नोट करते जाओ स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट करते जाओ बच्चों। नेक्स्ट टिप क्या हुआ अपना, हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, आप पर छोड़ा। टेक्स्ट बुक पढ़नी है, कोई एक टेक्स्ट बुक लेना है और उसे हमें थॉरोली पढ़ना है, कोई एक टेक्स्ट बुक लेना है। मैंने कई बार देखा है बच्चों को किसी एक किताब का नाम सुना, जाके बाज़ार से खरीद लाया उसको, अब वो पड़ी हुई है, बस एक बार जोश में उसको खोला थोड़ा देर, उसको वैसे ही छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक को आपको सेलेक्ट करके एक सेट टेक्स्ट बुक लो और उसको अच्छे से पढ़ डालो। तो मैंने आपको नेक्स्ट बताया कि कोई एक टेक्स्ट बुक लेंगे आप और उसको पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट, जो डेरिवेशंस होते हैं वो फिज़िक्स का एक तरह से बैकबोन है। डेरिवेशंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तो वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि बोर्ड में तो डेरिवेशंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो नंबर्स उस पर, जब बल्कि सबसे ज़्यादा नंबर्स उस पर और न्यूमेरिकल्स पे होते हैं डेरिवेशंस पे, तो बोर्ड के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स से क्या देखा है, वो अच्छा सर बोर्ड में पूछा जाएगा तो उसको रट लेते हैं,
मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, सर वो बोर्ड पूछा जाएगा तो उसको रट लेते हैं, हम लोग ये काम कर लेते हैं। नहीं, आप उसे डेरिवेशन को समझो, क्योंकि डेरिवेशन जो होता है फिज़िक्स में, किसी भी फॉर्मूले का जो डेरिवेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट बिल्डिंग स्टेप वही है। वहीं से तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा वो फार्मूला आया कैसे, वो डिराइव हुआ कैसे। तो डेरिवेशन को ध्यान से समझना है। ठीक है, ठीक है, बोर्ड के लिहाज से डेरिवेशन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो पूछे जाते हैं, उनमें मार्क्स सीधे सीधे होते हैं। लेकिन वही चीज़ तो कंपटीशन में कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आते हैं। कंपटीशन में एग्जामिनर उसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में रख देता है, उसमें थोड़ा सा इधर थोड़ा चेंज करके उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रख दिया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो डेरिवेशन आया है वो आया कैसे है, वो कैसे हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या रही है आपके लिए कि आपको डेरिवेशंस को ध्यान से समझना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। डेरिवेशन को ध्यान से समझना है। नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूले इन ए प्रॉपर वे कंसेप्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट, आप जो बुक में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, देखो वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी मैंने स्टूडेंट्स में एक मिस्टेक देखी है, एक कॉमन मिस्टेक देखी है। वो जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उन पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, वो बस ऐसे ही उनके लिए वो कोई महत्व ही नहीं रखता जैसे। नहीं, क्योंकि जो किसी भी बुक में, किसी भी टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो बुक के ऑथर हैं, राइटर हैं, जो लिखते हैं, वो उन्होंने कहीं ना कहीं रिलेट किया होता है। वो अगर कुछ पढ़ा के पीछे से आ रहे हैं तो उसी को उन्होंने रिलेट किया होता है। तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, उसके बाद जब आप सॉल्व्ड एग्जांपल देख रहे हो तो आपका वो कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो सॉल्व्ड एग्जांपल को ज़रूर देखो, सॉल्व्ड एग्जांपल को ज़रूर देखो। और स्पेशली उसको, बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे सॉल्व्ड एग्जांपल है, आपने थ्योरी पढ़ी ली है, टेक्स्ट बुक आपने ऊपर पढ़ी लिया है, तो उसको आप किसी कागज़ से ढक दो, क्वेश्चन देखो और उसके बाद उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर जहाँ आप फंसो, फिर पूरा कागज़ एक साथ नहीं हटाना है। ये नहीं कि आपने पूरा सॉल्यूशन एक बार में देख लिया, नहीं, थोड़ा सा हटाओ और देखो वहाँ का जो हिंट है, कुछ जो उन्होंने लिखा अभी क्या उससे कुछ बात तुम्हारी बन पा रही है, क्या कुछ हिंट पकड़ में आ रहा है क्या। तो अगर फिर नहीं हो रहा, थोड़ा सा और खोल के फिर आप पूरा देख लो सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी देखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या रही कि आपको जो आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको आप सॉल्व करो। प्रेफरेबली आप उसे पहले अपने आप अटेम्प्ट करो, नहीं होता है तो आप उसका जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हो। ठीक है, नोट करते जाओ बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जो जैसे आपके स्कूल या कोचिंग में, स्कूल या कोचिंग जहाँ भी आप जा रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, अगर कोशिश करो कि जैसे कल जो चीज़ पढ़ाई जानी है उसे आप आज पढ़ के जाओ, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कई चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन अगर आपने एक सिंपल एक रीडिंग भी लगा रखी है तो आपको जब टीचर वहाँ क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा क्या बात हो रही है, क्या सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लोग यहाँ भी गलती करते हैं, वो जब उन्होंने पढ़ा दिया उसके 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद वो रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ह्यूमन माइंड का किसी चीज़ को ग्रैब करने का अपना एक उसका पैटर्न है। अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट्स, और ये बहुत छोटी छोटी बातें अगर आप अमल कर लेते हो तो आप देखोगे फिज़िक्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन गया, बहुत आसान बन गया और बहुत स्कोरिंग बन गया। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या तय किया, कल जो पढ़ाया जाएगा कोशिश करो स्कूल में, कोचिंग में, उसको तुम पढ़ के जाओ। उसको तुम्हें पहुँचे, जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूरा समझ में आएगा। आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी इस समय, कह रहे समीर सर ने कह दिया कि पढ़ के जाओ, अगर हमें आता ही होता तो हम कोचिंग में क्यों जाते, स्कूल में क्यों जाते, अगर हमें आता ही होता वो तो हमें नहीं आता इसलिए तो जाते हैं वहाँ पे। एग्रीड, टोटली एग्री। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपको समझ में भी आना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा है, थोड़ा सा रीडिंग ही लगाई है, तो जब क्लास में टीचर बताएंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, जब आप क्लास में जाओ, चाहे वो स्कूल की चाहे कोचिंग में, तो आप उससे कोशिश करो एक दिन पहले उसे कुछ रीडिंग लगा के उसे कुछ पढ़ के तब जाओ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, क्लास के अंदर
देखो अब आते हैं थोड़ा सा क्लास के अंदर की कंडीशन पे। बच्चे हैं, ठीक है भाई, मन चंचल है, सब कुछ है। कोशिश करो जितना देर आप क्लास में रहते हो, हैव फुल कंसंट्रेशन ऑन द क्लास इटसेल्फ, ऑन द लेक्चर इटसेल्फ। उस समय आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बस बच्चे क्लासरूम में ही उन्हें एक दूसरे से बात भी करनी है, मैसेज भी करना है। नहीं स्टूडेंट्स, आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर है। अगर आप उस पर नहीं सिंसियर होगे तो कोई आपको सिंसियर कर नहीं सकता, कोई आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। पेरेंट्स आपको इतना पैसा देते हैं, आपके माता पिता इतना पैसा देते हैं स्कूल का, कोचिंग का, किताबों का, फॉर्म का, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें एटलीस्ट एक अच्छा रिज़ल्ट तो ला के दें। और वो रिज़ल्ट, ठीक है, उनको तो बस एक बार ही खुशी होती है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। कहीं ना कहीं फ्यूचर तो आपका बन रहा है, पूरी लाइफ उस चीज़ को एंजॉय तो आप करते हो, है ना। तो इतनी सिंसियरिटी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। जब आप खेल रहे हो तो हैव योर फुल कंसंट्रेशन ऑन द प्ले, खेलो। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, जब आप क्लास में हो, जब आप पढ़ रहे हो, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन क्लास पे होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, जब आप क्लास में बैठे हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन क्लास में टीचर पर होना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये वीडियो आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है। आपको और बहुत अच्छी जगह पे, जहाँ आप डिज़र्व करते हो कि आप एक बहुत अच्छी जगह पर बैठो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, वहाँ पे आपको पहुँचाने में हेल्प कर सकता है। अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप पढ़ रहे हैं क्लास में, आपको समझ में नहीं आया टीचर ने क्या बताया, लेकिन आप चुप हैं। क्यों? क्योंकि बगल वाला चुप है, आगे वाला चुप है, पीछे वाला चुप है। क्यों? आप वहाँ पे अपने सिलेक्शन के लिए गए हो, आप वहाँ अपने नंबर्स के लिए गए हो, सीखने के लिए गए हो, तो किस बात का हेजिटेशन है? अगर आपको नहीं आता है तो आप डाउट्स को पूछो। अगर कोई नहीं पूछ रहा तो आप उसकी चिंता मत करो, वो अपना नुकसान कर रहा है, या हो सकता है उसको आता हो, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको पूछो, ठीक है। डाउट अपना इमीडिएट क्लियर करो, क्योंकि डाउट अगर आपने नहीं क्लियर किया है, डाउट अगर आपका नहीं क्लियर हुआ, तो वो जहाँ वो कंसेप्ट यूज़ होगा, फिज़िक्स में चूँकि चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो अगर वो कंसेप्ट वहाँ नहीं क्लियर हुआ है तो आगे कहीं जाके आपको परेशान करेगा। तो डाउट को कोशिश करो आप क्लासरूम में ही क्लियर करो, और पूछते समय इस बात की चिंता मत करो कि बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दो। आप वहाँ पे अपने काम के लिए गए हो, आप अपना सब्जेक्ट इंप्रूव करने गए हो, आप अपना कैरियर बनाने के लिए गए हो, तो आपको दूसरों से कोई बहुत मतलब होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपने सिलेक्शन पे फोकस करो, आप अपने कैरियर पे फोकस करो। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को पूछो। अगर इन केस क्लास में नहीं पूछ पाए आप, ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो आप उसको क्लास के बाद सर से समय लेकर के, उनसे रिक्वेस्ट करके आप ज़रूर पूछो। वो ज़रूरी है, क्योंकि डाउट, अगर वो डाउट रह गया तो वो फिर फिज़िक्स में, चूँकि फ़िज़िक्स एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, एक चीज़ का इस्तेमाल दूसरी जगह पर भी होता है। जैसे अगर कोई ग्रेविटेशन पढ़ रहा है तो ग्रेविटेशन के सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट पे चले जाते हैं। कोई सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट पढ़ा, किसी ने अच्छे से सीख लिया है, तो वो कंसेप्ट मैग्नेटिज्म में यूज़ हो जाते हैं। किसी ने वर्क पावर एनर्जी को अच्छे से समझा हुआ है तो वही कंसेप्ट एज इट इज़ कैपेसिटर में यूज़ हो जाते हैं, एंड सो ऑन। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। फिज़िक्स इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। तो अगर हमने किसी एक कंसेप्ट पर लापरवाही कर दी, हमने उसको अच्छे से नहीं समझा, तो हो सकता है कि वो कंसेप्ट जहाँ भी कभी आगे इस्तेमाल हो तो वहाँ हमें दिक्कत आए। तो हमें उस कंसेप्ट को उसी समय क्लियर कर लेना चाहिए, उसी दिन क्लियर कर लेना चाहिए। इन केस नहीं हो पा रहा है तो जितना जल्दी हो सके, जब हमें मौका मिले, जब सर अवेलेबल हो, वो हमारी मैम अवेलेबल हो जो पढ़ा रहा है आपको, आप उनसे उस डाउट को इमीडिएट क्लियर करो। फाइन। जो मैंने आपको अगला स्टेप बताया बच्चों, वो क्या बताया? डाउट पूछो। डाउट पूछने में हेजिटेट मत करो। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपने आज पढ़ा, आप उसको आज का आज रिवाइज करो।
जो आज पढ़ा आपने फिजिक्स में, सर ने, मैम ने आपको जो पढ़ाया, अब आप उसको जाके जब घर जाओ तो ठीक है, आपने अगर 3 घंटा फिजिक्स के लिए, 2 घंटा फिजिक्स के लिए निकाला है, तो आप आधा ही घंटा सही, लेकिन उसे रिवाइज़ ज़रूर करो, उसे रिवाइज़ ज़रूर करो, ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको लग रहा है कि आपने सीख लिया है लेकिन वो आ नहीं रही है आपको, इन एक्चुअल आपको नहीं आ रही है, जब आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आपको नहीं आ रही है वो, तो आप उसको अगर जो आज पढ़ाया गया वो आज का आज रिवाइज़ कर लोगे तो वो जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत हुई तो आप अगले ही दिन अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हो। नोट करते जाओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है ये आज आपके कैरियर के मुताबिक, क्योंकि यो इतने सालों से मैं बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बच्चों में फील की है, फेस की है, तो उसको आज के इस लेक्चर में आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्टिल बेटा अब आप लोगों को कोई डाउट होता है बेटा, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो, उसका आंसर दूंगा आपको। तो नेक्स्ट टिप क्या बोला मैंने आपको कि आप जो डेली का डेली आप रिवाइज़ करो, जो पढ़ाया जाता है उसको आप उसी दिन को आप उसमें रिवाइज़ करो, सेम दिन पर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक कॉमन मिस्टेक अगेन, स्टूडेंट्स क्लासेस में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि फ़िज़िक्स एक इंटरलिंक सब्जेक्ट है, एक कंसेप्ट दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। क्लास 11th का जो चैप्टर है, जो कंसेप्ट्स है, वो क्लास 12th में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर किसी ने वो कंसेप्ट अपना वीक छोड़ रखा है तो यहाँ उसको दिक्कत होनी स्वाभाविक है। तो क्लासेस कोशिश करो, क्लासेस मिस मत करो। हाँ, अनलेस किसी के साथ कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी है तो दैट्स ए डिफरेंट इशू। लेकिन कुछ लोगों को देखा है मैंने, छोटे छोटे कारणों पर, छोटी छोटी बातों पर वो क्लासेस मिस करने लगते हैं। नहीं, आप क्लासेस में बैठो। कई बार बच्चे ये एक्सक्यूज़ देते हैं, सर मुझे कम समझ में आता है इसलिए मैं क्लासेस अवॉइड करता हूँ। तो ये तो फिर एक साइकिल बन गया, विशेष साइकिल बन गया कि आपको कम समझ में आता है तो आप क्लासेस कम कर रहे हैं, क्लासेस कम कर रहे हैं तो आप जब आएंगे तब तक टॉपिक आगे बढ़ चुका होगा, टॉपिक आगे बढ़ चुका होगा तो आपको और कम समझ में आएगा, और कम समझ में आएगा तो आप और कम क्लास करोगे, और कम क्लास करोगे। ठीक है, तो इस साइकिल से बाहर आना है, इसको तोड़ो, इससे बाहर आना है। अनलेस इट बिकम्स एक्सट्रीमली इमरजेंसी या कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, आप क्लासेस मिस करो, लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप क्लासेस को मिस मत करो। बी हाईली रेगुलर इन द क्लास। अगर आपको कम भी समझ में आ रहा है तो भी आप अटेंड करते रहो। मैंने देखा है टीचिंग में, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट होते देखा है जो कंपैरेटिवली वीक थे, लेकिन वो सेलेक्ट हो गए, वो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर पहुंच गए। और कई ऐसे बच्चे जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग थे, उनको वो अच्छा स्कोर कर सकते थे और अच्छा उनका हो सकता था, लेकिन ये इरेगुलरिटी उनको ले भी थी, ये इरेगुलरिटी उन्हें नीचे ले गई। ठीक है, तो क्लासेस रेगुलरिटी से करना है, क्योंकि फिज़िक्स में क्या होता है कि अगर एक कंसेप्ट आपका किसी कारण छूट गया है तो फिर उसका असर बहुत जगह जाता है। मैं एक रफ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे न्यूटन्स लॉ का एक कंसेप्ट है स्प्रिंग की फोर्स, कंप्रेशन, इलोंगेशन। अब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मेरा, जैसे मैं अपना अक्सर ये एग्जांपल अपनी क्लासेस में भी लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में, अपने रेगुलर क्लासेस में, कि कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला कंसेप्ट था वो छूट गया है। तो सुनने में लगता है कोई छोटी सी बात है, बहुत सारी फोर्सेज हैं न्यूटन्स लॉ में, टेंशन है, नॉर्मल फोर्स है, बाउंड फोर्स है, सो मनी। तो अगर एक फोर्स छूट भी गई तो क्या असर पड़ता है ना। अगर स्प्रिंग फोर्स किसी की छूट गई है, उसका कंसेप्ट उसका किसी कारण वीक हो गया है, तो उसका एसएचएम अपने आप वीक हो जाएगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरी तरह से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और जो स्प्रिंग का कंसेप्ट है उसी को लेके एक्सप्लेन करता है। सारे मेन कंसेप्ट को, सारे जो उसके जितने मेन कंसेप्ट्स हैं वो सब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से ही डिराइव, स्प्रिंग से ही डिराइव होते हैं। एसएचएम तुम्हारा अगर वीक हो गया तो तुम्हारा जो वेव मोशन है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव यानी, वो तुम्हारा गया, क्योंकि एसएचएम पर ही बेस्ड ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देखो समझो ध्यान से कैसे सब्जेक्ट रिलेट हो रहा है। ये वीक हो गया, ख़त्म नहीं हुआ अभी। 12th में एसी, अल्टरनेटिंग करंट, 12th में अल्टरनेटिंग करंट वो एसएचएम पर बेस्ड है, वो गया। 12th में ही वेव ऑप्टिक्स वो पूरी तरह से
मैकेनिकल वेव्स पर बेस्ड है, इंटरफेरेंस का कंसेप्ट, पार्ट डिफरेंस का, फेज डिफरेंस का, गया। यानी अगर किसी ने सिर्फ एक कंसेप्ट को मिस किया था तो इतने सारे जो चैप्टर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया स्टूडेंट आपको समझाने के लिए कि फिज़िक्स में जो रेगुलरिटी है क्लासेस की, जो कंसेप्ट्स का आपस में लिंकेज है वो कैसा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप बी हाईली रेगुलर इन द क्लास। ठीक है, बी हाईली रेगुलर इन द क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत पुरानी अब कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस पर करो, प्रैक्टिस करो। पहले छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, जो आपने कंसेप्ट सीखा, जो आपने चैप्टर कवर किया, आप पहले उसके जो बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, पहले उन पे करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीधे बड़े क्वेश्चन पे जाओ। कई बार बच्चे ये भी गलती कर बैठते हैं, सीधे जो बड़े क्वेश्चन हैं उन पर अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर ले रहे हैं कि अच्छा इसमें ये करना था, वो करना था। नहीं, आप छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और क्वेश्चन अगर फंसता है तो डरो मत, घबराओ मत, नर्वस मत हो। जो क्वेश्चन फंस रहा है वही तो तुम्हें सिखा रहा है। अगर कोई तुमने किसी कंसेप्ट को अप्लाई किया किसी क्वेश्चन में और तुमने ये देखा कि तुम्हारा आंसर नहीं आया, तो अब तुम सोचते हो कि यार क्या दिक्कत हो गई, पिछले क्वेश्चन में तो इसका आंसर आ गया था। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। किसी क्वेश्चन में दे रखा था कि कोई कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, उसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो 5 सेकंड बाद बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो v = u + at बैठा दिया, हाँ s = हाफ एटी ut + हाफ एटी स्क्वायर बैठा दिया, आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल इज 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो v = u + at था, s = ut + हाफ एटी स्क्वायर था, वो यहाँ नहीं चलेगा। तो जब क्वेश्चन फंसेगा तभी तो आप उस पर दिमाग लगाओगे कि अच्छा कहाँ फंस गया, ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, मेरा कंसेप्ट सही था, मेरा आंसर भी आया था, अब क्या दिक्कत हो गई। तो जब आप सोचते हो उस पर तभी तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ओहो v = u + at एट्सेट्रा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड था, और ये जो केस है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का है, तो यहाँ हमें इंटीग्रल वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो चीज़ फंस रही है, कई बार मैंने बच्चों को देखा और नर्वस हो जाते हैं, सर क्वेश्चन फंस गया। ठीक है, फंसने दो, जो फंस रहा है वही तो सिखा रहा है तुमको। फिर एक साइकिल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। साइकिल लेके निकले, चलाना आ गया था, जब तक भीड़ में नहीं जाएंगे तब तक भीड़ का डर ख़त्म कैसे होगा? हम कितना भी मैनुअल पढ़ लें, कितना भी यूट्यूब पर वीडियो देख लें, साइकिल कैसे चलाएं, साइकिल का हैंडल ये होता है, ब्रेक ये होता है, सब कुछ यूट्यूब पर देख लें, साइकिल का मैनुअल पूरा पढ़ लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब हम उसको भीड़ में लेके निकलते हैं तभी तो हमें ही पता चलता है कि अच्छा किस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। और सिचुएशन भी तो एक जैसी नहीं होती। क्या एक वाइट कलर की कार जो कल आपके सामने से होके निकल गई, क्या वो आज भी निकल जाएगी, इसकी गारंटी है? कल तक जो सड़क बिल्कुल सही थी, आज आप निकले वहाँ गड्ढा है, वहाँ टूटा हुआ है। कल कुछ नहीं था, आज पानी बरस रहा था, पानी भरा हुआ है। तो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस। तो जब जो सिचुएशंस को आप जब फेस करते हो रियल लाइफ में, वैसे ही जब आप सिचुएशन को फिज़िक्स में फेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल से बच्चों भागो मत, न्यूमेरिकल फेस करो। वैसे भी लाइफ में बच्चों किसी भी समस्या का समाधान उससे भागना नहीं होता, यू हैव टू फेस इट बोल्डली। और जब आप उस समस्या को ये बता देते हो कि नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ, समस्या को बता देते हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो समस्या तुम्हारे सामने छोटी हो जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन तुम्हारा फंसता है वही तुम्हें सिखा रहा है, इसलिए इससे डरो मत। अगला टिप लिखो, क्या लिखा? प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस
मोर क्वेश्चंस, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ने देखी है, सर हमने फॉर्मूला याद कर लिया है, अब इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में बैठा दें किसी प्रकार। अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है ढंग से, बस उनके दिमाग में क्या होता है कि हम इस फॉर्मूले को बैठा दें इसमें। तो फॉर्मूला हो सकता है उस क्वेश्चन में बैठे, हो सकता है ना बैठे। भाई पहले क्वेश्चन को तो ध्यान से समझो। जब बच्चे न्यूमेरिकल करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक उनसे ये होती है, बगैर क्वेश्चन समझे वो बस अच्छा यू दिया है क्या, अच्छा ए दिया है क्या, टी दिया है क्या, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी बैठा दिया। अरे भाई आपसे डिस्प्लेसमेंट मांग रहा था, आपसे टी इक्वल टू 5 पर डिस्प्लेसमेंट मांग रहा था, आपसे 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मांग रहा था, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ढंग से। धागे से पत्थर को बांध के गोल गोल घुमा रहे थे, आपको लेंथ दिख गया, आप लगे उसमें √5GL लगाने। अरे भाई √5GL मिनिमम स्पीड है, क्वेश्चन मिनिमम स्पीड कहाँ मांग रहा था? क्वेश्चन तो आपसे ये मांग रहा था कि जब स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल बनाएगी अपर वर्टिकल के साथ, उस समय उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या था, उस समय स्ट्रिंग में टेंशन क्या था। क्वेश्चन ये मांग रहा था और बच्चे कुछ और ही लगा के बैठ गए। ठीक, और अगर उसमें कहीं ना कहीं आपका न्यूमेरिकल वैल्यू मैच कर गई आंसर की, आपने 10 लिखाया था और 10 ऑप्शन में था, तो 10 मार के चले आते हैं। गलत है। पहले इत्मीनान से क्वेश्चन को समझना सीखो, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना सीखो, जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले इसे ध्यान से समझो। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला नहीं कंसेप्ट लगेगा, ये चीज़ क्वेश्चन तय करेगा, न कि आप अचानक तय कर लीजिए नहीं मैं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा, क्वेश्चन जो भी आ जाए। ऐसे नहीं होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। तो अगला टिप लिख लेना, क्वेश्चन को ध्यान से समझ के तब सॉल्व करना है। नेक्स्ट, बस खत्म होने वाला है बच्चों, बस अब 2-3 पॉइंट्स और फिर खत्म है। फॉर्मूला चार्ट या फॉर्मूला कॉपी ये जरूर बनाओ। फॉर्मूला चार्ट एक कॉपी और उसमें पूरा कवर करो। जैसे आपने एक पेज लिया तो उस पेज में पूरा ऊपर से लिखो, उस पेज का पूरा यूज़ करो, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो रिवीजन में आपको उससे बहुत हेल्प मिलती है। और कई ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं बच्चों जो ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होते, तो अगर आपने फॉर्मूला चार्ट बना रखा है, जो न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं वो तो यूज़ करते करते दिमाग में बैठ जाते हैं। कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग के मास का, तो वो फॉर्मूला बहुत कम यूज़ होता है, रेयरली यूज़ होता है। या जैसे अगर सिंपल पेंडुलम में कहा जाए तो जो कंपेरेटिव जो स्ट्रिंग की लेंथ जब लेते हैं कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो वाले जो फॉर्मूले हैं बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत रेयर यूज़ होते हैं, तो उनका फिर वो भूल जाता है। तो अगर हमने लिखा हुआ है तो हमें रिवीजन करना आसान हो जाता है, वो हमारे सामने बार बार आता है, तो एटलीस्ट हमारी मेमोरी में वो रहता है। साइंस खुद ये कहती है जब आप चीज़ को बार बार देखते हो तो उसको याद रखने की संभावना, प्रोबेबिलिटी आपके लिए बढ़ जाती है। और उस पेपर को पूरा कवर करने के लिए मैंने क्यों बोला, ताकि फॉर्मूले अगर 10 पेज में आने थे पूरे फिजिक्स के, तो 8 ही पेज में आ जाएं। क्योंकि एक साइकोलॉजी है, अगर आप एक इतनी मोटी किताब पढ़ने को कहा जाए और आपको इतनी पतली किताब पढ़ने को कहा जाए, 200 पन्ने की किताब पढ़ने को कहा जाए और 25 पन्ने की किताब पढ़ने को कहा जाए, तो 25 वाली ज़्यादा ठीक लगती है। सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। तो 25 पन्ने वाली किताब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सरल लगता है, ज़्यादा आसान लगता है। तो अगर आप उसको पूरा कवर करोगे तो एक तो क्या है कि एक ही पेज में आपका बहुत सारा फॉर्मूला आ जाएगा, रिवाइज कर लोगे, रिवीजन आसान हो जाएगा। और 8-7 पन्ने में, 10 पन्ने में अगर वो आ गया, तो यानी अगर वो पहले ज़्यादा आ रहा था, अगर आप फैला के लिखते तो उससे कम में आएगा, तो आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाएगा। फॉर्मूले जब लिखो तो उसके लिमिटेशंस को भी ध्यान रखो, उसके लिमिटेशंस को भी ध्यान रखो कि कुलम्स लॉ अगर है तो वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो वैलिड है पॉइंट मासेस के लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वैलिड है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, √5GL टॉप बिलो मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, कब के लिए चाहिए, जब मिनिमम कंडीशन हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की, एंड सो ऑन। तो जो फॉर्मूला बच्चों आप लिखो उसको उसकी लिमिटेशन के साथ में याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने, या क्या लिखना है हम लोगों को,
कि हमें एक फार्मूला चार्ट बनाना है या फार्मूले की कॉपी बनानी है, और फार्मूले के साथ में उसका जो लिमिटेशन है, किस कंडीशन में वैलिड है, किस कंडीशन में नहीं वैलिड है, उसको भी हमें लिखना है। ठीक है, बस एक 2-3 पॉइंट और बच गए हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, आप समझ रहे होंगे एक एक पॉइंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको आपने अमल किया, इस पर आप इसको फॉलो किया आपने, तो फिजिक्स का डर आपके मन से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया, आपने एनएलएम कंप्लीट कर लिया, फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिया, तो आप उसके जो कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चंस हैं, नीट के, आईआईटी के, वो आप ज़रूर सॉल्व करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और आपको ये भी पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं 10 साल 15 साल वाले, वो ज़रूर करना चाहिए, वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रेंड का एक अंदाज़ा दे देते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न अब क्या जा रहा है। क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा बदलाव आ गया है इधर भी। इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं कंसेप्चुअल हैं, पुराने वाले जो क्वेश्चन होते थे वो फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा होते थे, या अगर आईआईटी की बात करें तो बहुत बड़े बड़े 6-7 लाइन के क्वेश्चन होते थे। अब आईआईटी भी ऐसा नहीं करता, 2-3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, बीच में नहीं देखो, मेरे एक एक शब्दों पर ध्यान देना बच्चों, जब चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया, जब आपने सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, जब आपने ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया, तो जिस चैप्टर को कंप्लीट करो उसी के साथ में, ये नहीं कि हम पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे तब लास्ट में कंपटीशन क्वेश्चन लगाएंगे, ये गलती मत करो। जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, आप उसके कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चंस को लगाओ, सॉल्व करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, आपको ये पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इन क्वेश्चंस को तो मैं कर ले रहा हूँ, मुझे इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, या मुझे इस कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है। तो आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को वापस अपने टेक्स्ट बुक पे जाके, या अपने स्टडी मटेरियल पे जाके, या अपने नोट्स पे जाके आप उसको दोबारा पढ़ सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगला पॉइंट स्टूडेंट हम लोगों ने क्या लिया कि जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हम उसमें कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। जो मैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं, जेई का क्वेश्चन सॉल्व करें, बायो ग्रुप के बच्चे हैं, वो नीट के क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसको ज़रूर सॉल्व करें जो अनसॉल्व क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, देखो कई बार बच्चे जैसे 11th में एंटर करते हैं, जब 10th के बाद में, तो 10th तक का जो सिलेबस है फिज़िक्स का, उस समय तो साइंस चलती है, तो 10th में जो फिज़िक्स का सिलेबस है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, और जैसे ही आप 11th पे आते हैं तो 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है। इनफैक्ट 10th से 11th का जो सिलेबस जब जाते हैं तो एक तो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट 11th का सिलेबस 12th के सिलेबस से भी बड़ा है फिज़िक्स का। तो बच्चों के साथ इस कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि अभी भी धीरे धीरे आँख खोल रहे थे, तभी अचानक तेज़ रोशनी आ रही, ये क्या हुआ, फिर आँख बंद कर लेते, सो जाते हैं, चलो सो जाए, है ना। तो ये फीलिंग आती है। तो अच्छा, उसमें भी क्या होता है, एक तो ये, दूसरा शुरुआत होती है मैकेनिक्स से। डायमेंशन वेक्टर्स तक तो फिर भी ठीक रहता है, जहाँ लीनियर मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, मोमेंटम, वर्क एंड सो ऑन, रोटेशनल एटसेट्रा, तो बच्चे फिर उससे डर जाते हैं मैकेनिक्स से, वो मैकेनिक्स को अवॉइड करने लगते हैं। और मैकेनिक्स का यूज़ फिज़िक्स में ऑलमोस्ट कुछ एक चैप्टर्स हटा दो सब में है। तो बच्चों मैकेनिक्स से भागो मत, मैकेनिक्स से भागो मत। इनफैक्ट किसी चैप्टर से नहीं भागना है, किसी सब्जेक्ट से नहीं भागना है, मैकेनिक्स से भागो मत, क्योंकि मैकेनिक्स कहीं ना कहीं फिज़िक्स का बेस बन जाती है। अब किसी बच्चे का न्यूटन्स लॉ का कंसेप्ट वीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जैसे ही वो स्ट्रिंग वाले, चार्जेस वाले क्वेश्चन आएंगे, उसको किसी मीडियम में डुबा दिया, स्पेस में ले गए, स्ट्रिंग को मिला दिया, दो बीच में से काट करके आपस में मिला दिया, कई तरह के क्वेश्चन, फंस जाएगा आपको। अगर किसी का सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट वीक है, तो मैग्नेटिज्म में जैसे ही वो आता है कि कोई चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों किस्म के फील्ड लगा दिए, बताओ पाथ कैसा होगा, कितने समय बाद वेलोसिटी क्या होगी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसी में सामने मिरर रख दिया, बताओ उसका अब कोऑर्डिनेट क्या होगा, फंस जाएगा वो। तो मैकेनिक्स से बचो मत। कई टीचर्स इस बात की एडवाइस देते हैं कि मैकेनिक्स से बच जाओ, मैकेनिक्स को अवॉइड कर लो, बाकी पोर्शन तैयार कर लो, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। लेकिन इस समय ये बात सही है कि मैकेनिक्स के कंपैरेटिव बाकी जो फिज़िक्स है, हीट हो गया, चाहे ऑप्टिक्स हो गया, चाहे मॉडर्न हो गया एंड सो ऑन, कंपैरेटिवली ईजी है। आई एग्री विद दैट। लेकिन इस समय जो कंपटीशन का जो लेवल चल रहा है और जो स्कोरिंग चल रही है,
आप देखो 5 साल पहले 4 साल पहले जितने नंबर पे सिलेक्शन होते थे, क्या अब भी वो चीज़ हो रही है? नहीं। तो चेंजेस आ गए हैं, तो हमें उस चेंजेस के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि इतना बड़ा पोर्शन फिजिक्स का हम छोड़ के बैठ जाएं, और छोड़ के बैठ जाएं तो ठीक है, मान लो छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक भी छोड़ देंगे क्या? मैग्नेटिज्म भी छोड़ देंगे क्या? ऑप्टिक्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक धागे से मिरर को लटकाया और मिरर पे ऐसे लाइट गिरा रहे हैं और वो टकरा के वापस आ रही है इधर की तरफ, तो बताइए इसने कितने का एंगल सब्सटेंड किया? उसको भी छोड़ दोगे क्या? ऑप्टिक्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स में कि लाइट को गिराया गया किसी मेटल सरफेस पर, लाइट का 40% रिफ्लेक्ट कर गया, 60% एब्जॉर्ब हो गया, बताओ इस मेटल प्लेट पर कितने का थ्रस्ट आया, कितने की फोर्स आई, कितने का प्रेशर आया? इसको भी छोड़ दोगे क्या? इसको भी छोड़ दोगे क्या? एंड सो ऑन, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर वही बात है, भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें उस चीज़ को सीखना चाहिए। तो मैकेनिक्स को अवॉइड नहीं करना है, उसे समझना है, उसे सीखना है। और इस वीडियो में जितना पहले जो मैंने टिप्स बताए हैं आपको, आप अगर उसको अमल करो तो फिजिक्स का कोई चैप्टर, कोई कंसेप्ट, कोई यूनिट आपके लिए टफ नहीं रहेगी। आप देखोगे इतना चेंज आपके अंदर आ जाएगा कि आप तो लगेगा ही नहीं कि अच्छा कल तक जिस चीज़ से आप डर रहे थे, आप देखोगे वो चीज़ आपके लिए आसान हो गई है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इस वीडियो में सीखा होगा, नया कई चीज़ें सीखी होंगी, आप इस पर अमल करोगे, कैरियर आपका है, आपको उसे बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है। लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, फिज़िक्स इज़ नॉट ए नाइटमेयर। वो एक आसान सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, उस पर अमल करो, उसको समझो, उसको सीखो। और किसी भी चीज़ को सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका है उसमें इंटरेस्ट लो। जब तुम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगते हो तो सब्जेक्ट तुम्हें आसान लगने लगता है। कभी न कभी अगर तुम्हारे साथ हुआ हो कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, भले मैथ्स के, भले फिजिक्स के, भले किसी के भी, या तुम कोई कहानी ही पढ़ रहे हो और तुम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि तुमसे जब कोई घर में कोई बुलाता है कि अरे चलो खाना खा लो, पानी पी लो, तुम कहते आ रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि तुम उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए हो, तुम्हें उसमें मज़ा आ रहा है। जब तुम्हें सब्जेक्ट में मज़ा आने लगता है, जब तुम्हें सब्जेक्ट में मज़ा आने लगता है, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जब तुम्हें सब्जेक्ट में मज़ा आने लगता है तो वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए खेल बन जाता है। ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट लो। जब उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो तुम्हें उसमें मज़ा आता है। ठीक, और जब तुम्हें मज़ा आता है तुम उसको और अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे, और मज़ा आता है। तो ये एक अगेन एक ऐसा साइकिल बन जाता है जो आपको आगे ही लेता चला जाता है। तो लास्ट टिप इस लेक्चर की ये है कि फ़िज़िक्स से डरो मत। वो एक आसान सब्जेक्ट है, उसमें इंटरेस्ट लो, और इंटरेस्ट लेकर के जब उसको पढ़ोगे तो तुम देखोगे उसमें अपने आप वो अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। वैसे भी एक कॉमन साइकोलॉजिकल पॉइंट लिया जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ को अच्छे से अच्छा करना है तो आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए। कोई भी काम आप कर रहे हो, वो काम आप और अच्छे से कर सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो। तो टेक इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। तो बच्चों, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो आपको, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा हो, किसी पॉइंट पर आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स पर उसको लिख करके पूछ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ, किसी सब्जेक्ट के साथ। अभी इस यूट्यूब चैनल पे कई टॉपिक्स पर वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, इसमें भी और वीडियोज़ आएंगे। 11th के चैप्टर्स के, 12th के चैप्टर्स के, इसमें और वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़े रहो और देखो, इसमें आपके हर तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फिजिक्स के आपको इसमें मिलते रहेंगे। फाइन, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स वंस अगेन।